नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 9 की, जिसके अंतर्गत काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा इस रज़िया सुल्तान के बारे में और इस वंश के बाकी अन्य शासकों के बारे में। देखिए, अगर बात किया जाएगा भारत की उस 12वीं-13वीं शताब्दी के दौर में, तो भारत बिल्कुल एक पितृसत्तात्मक समाज था, जहाँ पे अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही रूढ़िवादिता पुराने जो विचारधारा के लोग यहाँ पे मौजूद थे और धार्मिक रूढ़िवादिता भी पूरी तरीके से हावी थी। उस परिप्रेक्ष्य में इस रज़िया सुल्तान को समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक मुस्लिम महिला होने के नाते पूरी तरीके से उन धार्मिक रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए पितृसत्तात्मक समाज पे एक बहुत बड़ा तमाचा जड़ दिया, जब इसने दिल्ली के सुल्तान पे अपना अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि वर्तमान में ध्यान में रखते हुए कि ये वर्तमान में देखिए उस 12वीं-13वीं शताब्दी के दौर में कितना बड़ा महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल ये प्रस्तुत करती है। तो वैसे में एग्जाम तो इसको पूछेगा ही पूछेगा, और इसको लेके इतिहासकार भी कोई भी प्रश्न नहीं उठाते हैं। बोलते हैं कि एक योग्य शासक में जो गुण होना चाहिए वो सारा गुण रज़िया सुल्तान में मौजूद था, तो फिर ये शासक क्यों नहीं बनती। एक ही इस पे कमी था, और ये क्या थी, तो शासक के रूप में महिला थी, जो कि उस रूढ़िवादी समाज को, उस पितृसत्तात्मक समाज को हमेशा खल रहा था। और फाइनली उसका महिला होने के कारण या फिर महिला होने का नाते ही उसका पतन का कारण बना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जानते हैं हम लोग इस पूरे रज़िया सुल्तान के बारे में। यहाँ रटाया नहीं बल्कि समझाया जाता है। बहुत सारे फैक्ट कॉन्सेप्ट आपको एक साथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सअप करिए। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि रज़िया सुल्तान का भी संबंध इसी दिल्ली सल्तनत से है। और गुलाम वंश को हम लोग देख रहे थे। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक होरडी हम लोगों ने देख लिया है। सम्मी वंश के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और इल्तुतमिश को हम लोगों ने देखा हुआ है। अब इल्तुतमिश के बाद से आप देख पा रहे हैं उसके ये सारे के सारे जो उत्तराधिकारी हैं, इसमें रज़िया सुल्तान उसकी पुत्री है, और ये जो अलाउद्दीन मसूद शाह है उसका पोता है। बाकी सब ध्यान रखिएगा इस इल्तुतमिश के पुत्र ही हैं। तो अब बाकी के जो शासक हैं यहाँ से देख पा रहे हैं, फिरोज शाह से लेके रज़िया सुल्तान से लेके नसरुद्दीन मोहम्मद तक आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम इल्तुतमिश के उत्तराधिकार की समस्या। तो आप देख पा रहे हैं यही जो एरिया है इल्तुतमिश का, इतना बड़ा, लगभग उत्तर भारत से लेकर देख रहे हैं उत्तर पश्चिम भारत तक, इधर बे ऑफ बंगाल तक इसका साम्राज्य फैला हुआ है। ये जो राजस्थान का जो कुछ भाग है यहाँ पे देख पा रहे हैं, राजस्थान इधर गुजरात के क्षेत्रों को पूर्णतः जीत नहीं पाया था। एमपी का जो ये कालिंजर का किला वगैरह था, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों को इल्तुतमिश ने जीत लिया हुआ था। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, उत्तराधिकारियों का दुर्बल होना। चूँकि इल्तुतमिश का एक ही जो योग्य पुत्र था नसरुद्दीन मोहम्मद, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था, बेचारा उसकी असमय मृत्यु हो गई। तो बाकी जो उसके जो सारे जो पुत्र थे, ठीक है, बहुत अधिक समस्या थी। और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा तुर्की अधिकारियों की महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इल्तुतमिश ने अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए, फिर अपनी सुरक्षा के लिए एक चालीसा दल का भी निर्माण किया था, तुर्क चहलगामी दल का भी निर्माण किया हुआ था। ये सबसे बड़ा आने वाले उत्तराधिकारियों के लिए ध्यान रखिएगा, ये सब बवासीर बन जाएगा। जैसे ही शासक को कमज़ोर देखेगा, चालीसा दल चाहेगा कि हमारा प्रभाव उस राजगद्दी पे बना रहे। वहाँ के जो अमीर लोग होंगे उनको भी यही लगेगा कि हमारा प्रभाव बने रहे। जो भी इक़्तिदार वगैरह होगा उस सभी चाहेगा कि हमारा प्रभाव बना रहे। और यही कारण है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उस जटिल व्यवस्था को इल्तुतमिश ने तो बड़ी शानदार तरीके से चलाया, लेकिन उसके आने वाले अयोग्य उत्तराधिकारियों के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज, ठीक है, होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे वो लोग यहाँ पे निपटेगा। तो देख पा रहे हैं 1229 में देखिए नसरुद्दीन मोहम्मद की उस समय असमय मृत्यु हो गई। बहुत ही ध्यान रखिएगा, योग्य था ये नसरुद्दीन मोहम्मद। लेकिन बाकी के जो पुत्र थे, इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि बाकी के जो इसके पुत्र थे बिल्कुल अयोग्य और विलासी थे। उस समय आराम से, समझ रहे ना, खा पी के कहीं पड़ा रहा कोना में। तो इसीलिए इसको उत्तराधिकारी के लेकर बहुत अधिक समस्या थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे नसरुद्दीन मोहम्मद मरेगा, ग्वालियर अभियान के लिए जाएगा, और उसकी बेटी उस समय रजिया काफ़ी बड़ी हो गई थी।
उसका शासन प्रशासन में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ करता था। इसीलिए जब ग्वालियर अभियान के दौरान ठीक है जब जाएगा तो रजिया को बोलेगा कि देखो बाकी तुम्हारे भाई सब तो अयोग्य हैं, तुम ही दिल्ली का शासन प्रशासन जब तक मैं लौट के नहीं आता हूँ तब तक चलाओ। और रजिया ने बड़ी कुशलता से चलाया और इसी का यहाँ पे लाभ इल्तुतमिश को मिला। देखिए ग्वालियर अभियान भी किया, जीत भी गया वहाँ पे। अब जब वापस लौटा तो देखा कि भाई ये तो बड़ी शानदार तरीके से चला रही है, तो उसी के नाम पे ध्यान रखिएगा मुद्रा प्रचलित करवाया, अपना भी ठीक है ध्यान रखिएगा नाम लिखवाया और साथ में अपनी पुत्री का भी नाम लिखवाया। और यहीं से माना जाता है कि इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान का पहला ऐसा शासक होता है जो अपनी मृत्यु से पहले ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। बाकायदा उसके लिए एक ऑथेंटिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करवाता है कि देखो हो ना हो हमारे सारे पुत्र अयोग्य हैं, अगला नंबर रजिया के ही हैं। ठीक है ध्यान रखिएगा, एक महिला होने के नाते भी इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को, आप समझिए ठीक है, उस पुरुष समाज प्रधान में एक पुरुष ने भी ध्यान रखिएगा अपनी बेटी का साथ दिया। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना है और मैं जोड़ जोड़ दे के बोल रहा हूँ। ठीक है, जब भी आपको लिखने वाला मौका है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक नयापन दिखेगा कि एक पुरुष ने ही क्या किया, अपनी बेटी को, अर्थात एक पुरुष प्रधान समाज में ही अपनी बेटी को नारी सशक्तिकरण को यहाँ पे बढ़ावा देने का प्रयास किया। देख पा रहे इल्तुतमिश की यहाँ पे मृत्यु हो गई 1236 में। और अब यही समस्या हो गया कि बाकी जो वहाँ के अमीर लोग थे, उलेमा लोग थे, चालीसा दल था, अब उनको लगा कि भाई ऐसे कोई मुस्लिम समाज देखिए ठीक है, मैंने अगर देखा जाए तो काफ़ी ही एक कॉम्प्लेक्स एक जटिल समाज हुआ करता था उस समय भी, आसान नहीं था रजिया के लिए। अब रजिया के लिए ठीक है डायरेक्ट अगर पुत्र होता तो इसको शासक बना दिया जाता, लेकिन यही समस्या था कि अब रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र होने लगा। 1236 में जैसे ही इल्तुतमिश की यहाँ पे मृत्यु होगी, ध्यान रखिएगा उसकी सौतेली जो माँ होगी शाह तुर्कान, देखिए सौतेली माँ है। और मैं बार बार बोलता हूँ इतिहास उठा के आप देख लीजिए, एक महिला का सबसे बड़ा जो दुश्मन एक महिला ही होती है और ये कोई नहीं है, उसकी सौतेली माँ है शाह तुर्कान। चाहती तो उस समय महिला को प्रमोट कर सकती थी कि चलो भाई हमारी बेटी ही तो बन रही है, लेकिन नहीं, उसने चालीसा दल के साथ षड्यंत्र करना शुरू किया। क्योंकि उसका एक पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये बहुत ही ध्यान रखिएगा अयोग्य बिलासी टाइप का व्यक्ति था, इसको शासक बनाने के लिए। अब ये चालीसा दल देखेगा बोलेगा कि बात तो सही है, रजिया सुल्तान देखिए ग्वालियर जब गया था इल्तुतमिश तो बड़ा अच्छा से चलाई हम लोगों को, ठीक है, मतलब बहुत अधिक जो हमारा प्रभाव अपने राजगद्दी पे बनने नहीं दिया। लेकिन अगर फिर से रजिया सुल्तान बन जाएगी तो फिर हमारी समस्या हो जाएगी। ये चालीसा दल भी अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब ये सब यही है देखता है और अपने अकॉर्डिंग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अमीर और जो चालीसा दल थे इस अयोग्य व्यक्ति फिरोज शाह को यहाँ पे सुल्तान यहाँ पे घोषित कर देगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसकी जो माता है शाह तुर्कानी, ये भी बहुत कम नहीं है। यहाँ पे देखते हैं आप, चलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, यही है 1236 में इसको शासक बनाया गया। देख रहे हैं ना, मतलब अब इसके माता के संरक्षण में ध्यान रखिएगा, इसके माता का नाम था शाह तुर्कानी, इसी के संरक्षण में इसको सुल्तान घोषित किया। अयोग्य तो था ही, इसीलिए सारा शक्ति धीरे धीरे यहाँ पे देखेंगे तो उसके माता पे ही केंद्रित हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसमें मिन्हाज सिराज बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलता है इस फिरोजा शाह के बारे में। बोलता है कि सुंदर आकृति का था, हैंडसम था, सरल स्वभाव का था, पोलाइट था और असीम उदार था। लेकिन इतना सारा गुण होने के बावजूद भी एक शासक, एक अच्छा प्रशासक यहाँ पे नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको एक कूटनीतिक समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ों को यहाँ पे देख के चलना पड़ता है। और यही कारण है कि इतिहासकार इसको बहुत अधिक योग्य शासक नहीं मानते हैं, अयोग्य शासक ही मानते हैं। बोलता है सबके विलास प्रेमी जीव था, समझ रहे हैं ना, मैंने इसका अलग ही एक गुट होता था वहाँ पे, समझ रहे, वो एक मतलब समझ, ठीक है, मतलब वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर पूरा पूरा उसके गुट में कुछ इसी टाइप का था, भोग विलास जीवन यापन करने वाला था। इसीलिए जो शासन जो सत्ता थी पूरी तरीके से इसके माता के हाथ में आ गई। ध्यान रखिएगा शाह तुर्कान, और ये शाह तुर्कान ये भी तुर्की की ही थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी औरत थी। ये इतनी महत्वाकांक्षी थी कि अपने स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकती थी। और राजगद्दी पे बैठते ही इसका जब पुत्र बैठा, इसके हाथों में जब शासन सत्ता आया, तो जो इल्तुतमिश का एक पुत्र था, ध्यान रखिएगा, अपने ही बेटे को, मैंने सौतेले बेटों को, कुतुबुद्दीन को अंधा करवा दिया। ध्यान रखिए कि कहीं राजगद्दी का ये दावेदार ना हो जाए, अंधा करवा दिया और इसको मार भी दिया। अब समझिए उस सिचुएशन में पूरे के पूरे
उस दिल्ली सल्तनत में एक अराजकता की स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई, क्योंकि शासक ही अयोग्य हो गया। पीछे से कौन शासन प्रशासन चला रहा है वो मायने नहीं रखता है, सब कोई शासक को ही देखता है। शासक योग्य है तभी पूरा पूरा साम्राज्य उसके अंडर कंट्रोल में रहेगा। अब समस्या देखिए यहाँ पे शुरू हो गई, अव्यवस्था और अत्याचार का दौर यहाँ पे शुरू हो गया। खुद उसकी माँ ही इतनी बड़ी समझ सकते हैं कि बहुत ही भ्रष्ट औरत थी। प्रांतीय इक़्तिदारों ने ठीक है विद्रोह पर करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि प्रांतीय इक़्तिदार देखिए बिल्कुल ये दिल्ली सल्तनत से बंधे होते थे। इनको था कि जैसे दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र है भाई, वैसे ही इनको भी था कि जैसे कमज़ोर होगा ना ये यहाँ पे शासक कमज़ोर होगा, आसपास के क्षेत्रों में लोग अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने लगेगा। वहाँ का शासक किस सब बन जाएगा। यहाँ पे बदायूं है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में, मुल्तान में, हाँसी में, ध्यान रखिएगा, हाँसी मतलब हिसार जिला जो हरियाणा का है, यहाँ पे लाहौर को समझ ही रहे हैं यहाँ। तो इन सारे ही क्षेत्रों में यहाँ के जो इक़्तिदार थे सब विद्रोह करने लगे। अब यहाँ पे जो उसका अयोग्य पुत्र था, देखिए रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह था, अब चला है इस सब का दमन करने के लिए। देखो कि हमारे अंडर कंट्रोल में रहना ही है, जाने नहीं देंगे। ये दिल्ली से प्रस्थान कर जाएगा। जैसे प्रस्थान करेगा एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है उस रजिया को। उसको अंदर अंदर खल रहा था ना कि हमारे पिता ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था, एक ऑथेंटिकेशन, समझ रहे हैं ना, मतलब एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने के बावजूद भी उसको शासक नहीं बनाया था। समस्या होगा तो इसको वहीं अब समय आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे निकलेगा ये विद्रोह और अराजकता का लाभ उठा के रजिया ने लाल वस्त्र पहना। समझिए, लाल वस्त्र उस समय न्याय का प्रतीक होता था। और उस समय नवरोज का त्यौहार चल रहा था, जहाँ पे समझ रहे हैं ना कि मस्जिदों वगैरह में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, आम जनमानस की भीड़ होती थी। वहीं पे पहुँच गए कि भाई हम आए हैं एक फरियादी के रूप में, हमारे पिता ने हमको भाई शासक बनाने का वादा किया था, लेकिन ये क्या हुआ, अयोग्य व्यक्ति को यहाँ पे शासक बना दिया गया। जो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था और अत्याचार का दौर चल रहा है। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं किसी भी कीमत पे, ध्यान रखिएगा, किसी भी कीमत पे इस चीज़ को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करूँगी, सारे लोगों का यहाँ पे ध्यान रखूंगी। बाकायदा एक समझ रहे हैं ना, एक शासक का गुण तो उस पर मौजूद ही था। ये सारी बातों को बोलती है कि शांति और व्यवस्था में हर हाल में कायम करूंगी। अब ध्यान रखिएगा, उस मस्जिद में पूरे आम जनमानस थी। यही है ना कि लोग देखिए बहुत जल्दी ही, जब एक अच्छा लीडर जब आके स्टेटमेंट देता है, भाषा देता है, तो लोग बड़ी जल्दी मतलब भावनात्मक रूप से उससे जुड़ने लगते हैं। लोगों को लगता है भाई बात तो सही कह रही है। दौड़ के सब गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा जो जन समूह था महल पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पे जो अमीर वगैरह थे सब तुर के चहलगामी, भीड़ यही है। देखिए भीड़ किसी का सगा नहीं होता, बेचारा सब देखते रह गया क्या कर रहा है। तब तक कुछ समय पता जन समूह ने पूरी तरीके से, ध्यान रखिएगा, महल पर आक्रमण कर दिया। और शाह तुर्कान, और उस समय ठीक है रुकनुद्दीन को जब थोड़ा देर बाद आएगा, क्योंकि गया था अभियान के लिए, उसको बंदी बना दिया जाएगा और जेल में डाल के इस सबको मार दिया जाएगा। इस सब का काम तमाम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका असफल जो शासन है महज 6 महीने और 18 दिन तक यहाँ पे चल पाता है। अब यहीं से शुरू हो जाएगा रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड, 1236 से लेके ठीक है देख पा रहे 1240 तक, महज 4 सालों तक का है। लेकिन कहा जाता है ना, टाइम बहुत अधिक मायने नहीं रखता है, बल्कि आपके कार्य मायने रखता है कि आपने इन कम समय में किया क्या। वही है यहाँ पे रजिया सुल्तान। देख पा रहे हैं, पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासक इसी को माना जाता है, इस रजिया सुल्तान को। देख पा रहे हैं, अपने भाई को रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके ठीक है दिल्ली का राजगद्दी को संभाला हुआ था। और जनता के समर्थन से, ध्यान रखिएगा, जनता के समर्थन से, इसमें अमीरों का बहुत अधिक कोई भागीदारी नहीं था। चालीसों का कोई, ध्यान रखिएगा, जो चालीसा जो वर्ग था उसका कोई भागीदारी नहीं था। और उस समय उलेमा वगैरह भी आ गया था सब मुस्लिम धर्म का संरक्षक के रूप में। तो समझ पा रहे हैं ना, उस पितृसत्तात्मक समाज में उनके लिए इतना आसान नहीं था इसको एक्सेप्ट करना। लेकिन फाइनली यही था, जनता का समर्थन। मैंने पहली बार दिल्ली की जनता ने, आप समझ रहे हैं ना, स्वतंत्र रूप से उत्तराधिकारी का फैसला लिया था कि भाई हम बनाएंगे तुमको। एक लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में आपको दिखाई देती है इस समय। देखिए, अब स्वाभाविक सी बात है कि रजिया सुल्तान के बहुत सारे लोग विरोधी भी होंगे, जैसे कि उसके गवर्नर, अमीर, इक़्तिदार, तुर्क के चहलगामी, सारे के सारे देखेंगे अब उसके विरोधी हो गए। अब यही समझना है आपको कि आप जहाँ पे शासन प्रशासन चला रहे हैं, जनता भले ही आपके खिलाफ आ जाए, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन समझिए कि सारे जो मंत्रीगण हैं, चाहे लोकसभा के सदस्य चाहे राज्यसभा के सदस्य, ठीक है,
वो एक एक कुर्सी का पैर होता है सब। अगर वो समस्या पैदा कर दिया तो फिर सरकार गिरनी तय है। और यही समझना है, देखिए गवर्नर, अमीर, इतना बड़ा बड़ा पद था, ये सब धीरे धीरे सब फायर हो रहा था कि भाई ये देखो भाई, एक महिला को सब बैठा दिया दिल्ली की जनता ने, और एक महिला के अंतर्गत हमको रहना पड़ रहा है। यही है रूढ़िवादी समाज, यही है पितृसत्तात्मक समाज। वो लोग इसको किसी भी हद तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। और देखिए तुरंत ही देखेंगे तो पहला विद्रोह इसी का एक विश्वास पात्री व्यक्ति है, कबीर खां अयाज। मतलब होता है ना, पीठ में खंजर झोंक देना पूरी तरीके से, या फिर बोलते हैं घर का भेदी लंका डाहे, कुछ इसी टाइप का है। देखेंगे अभी इसको हम लोग, कबीर खां अयाज के द्वारा यहाँ पे विद्रोह कर दिया जाएगा। और उसके बाद से देखेंगे तो सुल्तान और तुर्क अमीरों के बीच लगभग संघर्ष की शुरुआत शक्ति को लेके कि भाई गद्दी पे किसका अधिक प्रभाव रहेगा, ये लंबे समय तक चलते रहेगा। और इसका फायदा मिलेगा बलबन का, ध्यान रखिएगा। आगे चल के इसी बलबन के द्वारा बलबनी वंश की स्थापना किया जाएगा। इसीलिए मैंने बोला हुआ था कि जो चालीसा दल का निर्माण किया गया था इल्तुतमिश ने, ऐसा माना जाता है कि उसमें एक बलबन भी मेंबर था। और वो भी देख रहा है कि जैसे जैसे ठीक है शासक आ रहे हैं, अयोग्य शासक आ रहे हैं उस इल्तुतमिश के वंश का, तो अपने प्रभाव जमाने लगेगा। और तब तक ये भी अपना जिद नहीं छोड़ेगा, अपना प्रयास नहीं छोड़ेगा, जब तक पूरा का पूरा उस इल्तुतमिश के वंश का खात्मा नहीं हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है इस बलबन को ही मिलता है। देखिए तुर्क के चहलगामी से उसका एक सदस्य होते हुए भी ये आगे चल के दिल्ली में बलबनी वंश का स्थापना करता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सारा का सारा पोर्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसने कार्य क्या किया, तो शासन कार्यों में तो इसकी रुचि थी ही, पिता के समय से ही ऑलरेडी इसने एग्जाम्पल सेट किया हुआ था कि भाई हम कितना अयोग्य हैं। अब रीति रिवाजों के विपरीत देखिए यहाँ पे कितना एक किस हद तक जा रही है। और बिल्कुल एक शासक को पर एक प्रशासनिक नीतियों को चलाने के लिए एक प्रशासक के रूप में जरूरी होता है कि वो अपने जनता से, अपने मंत्रियों से संवाद करे। देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनती थी, यहाँ पे देख पा रहे हैं। युद्ध में बिना नकाब पहने जाती थी, जो हिजाब वगैरह होता था कुछ नहीं, नकाब वगैरह कुछ नहीं। पर्दा प्रथा को इसने त्याग कर दिया जब भी वो राज दरबार में आती थी। ठीक है, जैसे ही इसका सिंहासन रोहण हुआ, माना जाता है कि पुरुषों की तरह चोगा पहन के आ गए, एकदम पुरुषों की तरह जैसे पहनते हैं ना, कुर्ता काबा, ऊपर कुला टोपी लगा ली, कोई हिजाब नहीं, ध्यान रखिएगा, खुले मुंह से जाने लगी। सारा का सारा जो वहाँ का रूढ़िवादी समाज था, खासकर अमीर उमेर उलेमा सब बिल्कुल नाराज हो गया। ये सब नाराज तो पहले ही सा था कि भाई हमको एक महिला के अंतर्गत यहाँ पे डाल दिया गया है। अब इस सबकी नाराजगी और बढ़ गई। देखिए जब बात किसका आ गया, धर्म आ गया, इस सबको लगा कि ये तो भाई बिल्कुल काफिर की तरफ बिहेव कर रही है। ठीक है, अपने धार्मिक रीति रिवाजों को नहीं मान रही है, जो मुस्लिम धर्म में भी होता है ना, पर्दा प्रथा को लेके, हिजाब को लेके, सारी चीज़ों को इसने तोड़ दिया। लेकिन अब इसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि एक शासक के रूप में जब उस तरह की गतिविधियों को अपनाएगी तो ये भी समझ रही थी कि भाई हमको बोल रहे हो कि जब तक हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमको समस्या आएगी, हमारे ही लोगों के द्वारा हम पे प्रभाव जमा लिया जाएगा। शुरुआत से ही इसने अपना बोल्डनेस दिखाना देखिए शुरू कर दिया। देखिए क्या हो रहे हैं आप, रजिया की प्रारंभिक समस्याएं। सुल्तान तो बनाया गया इसको, लेकिन दिल्ली की जनता ने बनाया। और मैंने शुरू में बताया था कि ये बात इक़्तिदार हो गया, चालीसा दल हो गया, चाहे प्रांतों के सूबों के जो गवर्नर हो गए, ठीक है, उनका कोई योगदान नहीं था। तो अब उनके मन में बार बार ये चल रहा था कि देखो अभी तक कोई शासक बन रहा था तो हम लोगोों का भी इन्फ्लुएंस रहता था, हमारी बातों को भी उसमें शामिल किया जाता था। लेकिन अब तो ये वही है ना कि दिल्ली की जनता ने इसको चुना है। इसमें अब सर्वप्रथम जो विद्रोह हुआ, एक वजीर है, देखिए इल्तुतमिश के समय ही ये वजीर का नाम बार बार पूछा जाता है, इल्तुतमिश का वजीर है। चूंकि ध्यान रखिएगा वजीर का पद अगर सुल्तान के पद से सबसे बड़ा जो पद था वो वजीर ही था। बिल्कुल आज जैसे प्रधानमंत्री है, उसके बाद से बिल्कुल आ जाएगा गृह मंत्री। अगर प्रधानमंत्री नहीं रहे तो गृह मंत्री ही पूरे देश का एक संरक्षक के रूप में सबसे बड़ा पावर पद के रूप में यहाँ पे उपलब्ध है। वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा सुल्तान के बाद वजीर का पद है, और उस समय पद मिला हुआ था निजामुल मुल्क जुनैदी को। ध्यान रखिएगा निजामुल मुल्क जुनैदी को। जैसे ही उधर रजिया का राज्यारोहण हुआ, ये भी अस्वीकार कर दिया कि यार हमको भी नहीं रहना है एक महिला के अंतर्गत। और लगा ये ठीक है, तुर्कों का जो भी संबंध वगैरह होते थे छोटे मोटे, क्योंकि उस समय तो थोड़ा इक़्तिदार टाइप की व्यवस्था आ गया था, जो भी गवर्नर थे उनका गुट लगा बनाने कि चलो दिल्ली में चल के इस महिला को भगा देते हैं, इल्तुतमिश की पुत्री को, और वहाँ पे अपना शासन प्रशासन को हम लोग कायम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही इसका भान हुआ, एहसास हुआ रजिया सुल्तान को, देखिए उस समय मलिक नसरुद्दीन तायसी था, अवध का इक़्तिदार था, भेजी कि जाओ तो थोड़ा ये सबको निपटा के आओ, देखो विद्रोहियों को शांत करो, जाएगा बाकायदा उनको शांत भी करेगा।
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्रोहियों का दमन करने के लिए भी इसको लगा कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, कब तक हम राजगद्दी से लिपटे रहेंगे। ये बाहर निकलेगी, दिल्ली से बाहर निकलेगी, बिल्कुल देख रहे हैं ना, इस अंदाज में निकलेगी, यमुना नदी के आसपास अपना ठीक है शिविर भी लगाएगी विद्रोहियों को दबाने के लिए। लेकिन देखती क्या है कि देखो भाई हमारी जो सैन्य स्थिति है ना इतनी ठीक है बेहतरीन नहीं है, और सैन्य स्थिति को बेहतरीन करने के लिए शासक का भी बड़ा मतलब रोल होता है, उसमें एक बाहुबल भुजाओं का आप कह सकते हैं कि काफ़ी योगदान होता है। होता है ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सिकंदर वगैरह जो मूवी है, कितना अपने सैनिकों में ठीक है मोटिवेशन जोश भरता है। तो इसको भी ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ में आ रहा था कि फिजिकली तो भाई हम पुरुषों की तरह उतना हम नहीं है, इसीलिए इसने कूटनीति से काम लेना शुरू किया कि भाई ये तो इसमें कुट कुट के भरा हुआ था, और इसी के तहत इसने विरोधियों को दबाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए इसमें कुछ जो तुर्क अमीर थे, चालीसा दल थे, इक़्तिदार थे, इसको लगा कि भाई देखो इनके बिना तो शासन प्रशासन को चलाना आसान नहीं है, इसीलिए जो जो इसके फेवर में आया उसको अपने साथ में रखी, जो जो इसको अनफेवर में आया उसको पूरी तरीके से दमन की। लेकिन यही था कि इनके भरोसे वो नहीं रहना चाहते थे, बाकी अन्य लोगों पे भी विश्वास करना शुरू किया। गैर तुर्कों को इसने प्रशासन में भागीदारी देना यहाँ पे शुरू किया, और फाइनली यही माना जाता है कि गैर तुर्क में जब प्रशासन में जब इसने भागीदारी देना शुरू किया तो ये जो तुर्क लोग थे वहाँ के, चूँकि इन गैर तुर्कों को अपने से बड़ा इन लोग नीचे समझता था, तुच्छ समझता था, उन सबको लगा कि भाई ये तो हमारी ठीक है सम्मान का पूरी तरीके से अवहेलना किया जा रहा है, तो ये भी एक नाराज़गी का कारण बनेगा। लेकिन देखिएगा कैसे बनेगा, थोड़ा आप मेरे साथ बने रहिए, देखिए क्या हो रहा है। सर्वप्रथम बदायूं का उस समय ध्यान रखिएगा इक़्तिदार था मलिक इजाउद्दीन मोहम्मद सलारी, और मुल्तान के इक़्तिदार कबीर खान एयाज को इसने गुप्त रूप से मिला लिया। कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए ध्यान रखिएगा, बदायूं का इक़्तिदार था, ध्यान रखिएगा मलिक इजाउद्दीन मोहम्मद सलारी, और यहाँ पे मुल्तान का इक़्तिदार था कबीर खाएवाज, इसको गुप्त रूप से मिला लिया कि देखो तुमको रहना है हमारे अंडर कंट्रोल में। देखिए कैसे फेंक रही है फाजा। वजीर जो जहाँ से ध्यान रखिएगा ठीक है, जो जुनैदी था और बाकी जो विद्रोही इक़्तिदार थे, इसने प्लान बनाया कि देखो सबको निपटाते हैं, इनको सबको ठीक है अपना जेल भरो आंदोलन करते हैं, जेल में ही सबको डालने का प्लानिंग बनाया, कैद करने की योजना बनाई। जैसे ही इसको पता चला कि दिल्ली का सुल्तान रजिया हम लोग को कैद करने के लिए आ रही है, सेना भेज रही है, ठीक है, इस सबको षड्यंत्र का पता लग गया, भागने लगा सब यहाँ वहाँ। और इसी संदर्भ में हाँसी का जो सूबेदार था, ध्यान रखिएगा मलिक सैफुद्दीन कुची और उसका भाई फखरुद्दीन को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ये सब विद्रोही उस समय का ठीक है सूबेदार हुआ करता था। लाहौर का जो सूबेदार था मलिक अलाउद्दीन जानी, ये नाम याद रखिएगा ठीक है, मलिक अलाउद्दीन जानी, क्योंकि कभी ये ध्यान रखिएगा इधर ये बिहार और बंगाल का भी ये ठीक है सूबेदार हुआ करता था। इसकी हत्या कर दी गई। वजीर जो ध्यान रखिएगा जुनैदी था, वहीं जो इल्तुतमिश का सबसे आप कह सकते हैं कि विश्वासजनक व्यक्ति, ये भी भागा, सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया, और माना जाता है कि वहीं पे भागा और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा है, रजिया सुल्तान के कार्य देख पा रहे हैं। विद्रोही इक़्तिदारों को परास्त करने के लिए इसने शासन का पुनर्गठन किया। अब इसमें अपने जो योग्य विश्वास पात्र जो लोग थे उसको शामिल करना शुरू किया। प्रमुख लक्ष्य इसका ये था कि देखो चालीसा दल के प्रभाव को समाप्त करना है, क्योंकि यही जो चालीसा दल था शासक के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, गुप्त सूचनाओं को लीक करते रहते थे, शासक की कमजोरियों को देखने का प्रयास करते थे, अपना हर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते थे। इसीलिए अपने विश्वास पात्र सरदारों को सूबा में नियुक्त करना शुरू किया, और जो पहले से जो लोअर पद में थे समझ रहे ना, उनको प्रमोशन करना शुरू कर दिया। और साथ में ध्यान रखिएगा मलिक ये कबीर यतगीन को, जो एक इसका बहुत ही विश्वास पात्र आदमी था, बदायूं का इक़्तिदार बनवाया। वैसे ही था कबीर खाएवाज जो लाहौर का इक़्तिदार बनवाया। इख्तियार ध्यान रखिएगा अल्तुनिया, बड़ा सब तीन जो नाम है ना बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ठीक है पहले बरन का बना मैंने बुलंद शहर का, और फिर बाद में इसको भटिंडा का इक़्तिदार बनाया गया। अब यही मैंने बोला हुआ था कि देखिए घर का भेदी लंका डाहे, कितना ही ठीक है विश्वास पात्र व्यक्ति समझ के इन तीनों को रजिया ने क्या किया, देखिए इतना बड़ा एक प्रांत का मालिक बना दिया। लेकिन यही है कि सबके अंदर कहीं ना कहीं शासन सत्ता को लेके, पितृसत्तात्मक समाज उस रूढ़िवादिता को लेके इस सबके अंदर कुष्ठा एकदम समझ रहे ना कुंठा भरा हुआ था, ये सबको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फाइनली यही सब देखिए रजिया के पतन का कारण बनेगा और उसके मृत्यु का भी कारण बनेगा। बस मेरे साथ बने रहिए, सब समझ में आएगा। देखिए अब क्या हो रहा है, अब इसके साथ साथ इतने गैर तुर्कों को भी प्रमोट शुरू कर दिया।
अबिसिनिया, ध्यान रखिएगा, एक अबिसिनिया का व्यक्ति था। अबिसिनिया वर्तमान में इथियोपिया पे है, ध्यान रखिएगा। अबिसिनिया का पठार आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। इथियोपिया, ठीक है, हॉर्न और जो जिससे अफ्रीका बोला जाता है, उसी इथियोपिया के एरिया में ध्यान रखिएगा, वहाँ पे एक, ठीक है, व्यक्ति को यहाँ पे लाया गया। मलिक जमालुद्दीन याकूत था, मैंने वहाँ से बिलोंग करता था। इसको एक बहुत बड़ा पद दिया गया, अमीर याकूर। इसका नाम याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, याकूत, याकूत इसको बोला जाता है। अमीर याकूर का पद दिया गया, जो कि उस समय अस्तबल का प्रमुख होता था, अर्थात घोड़े पर, मैंने जो भी घोड़ा है, कितना घोड़ा है, उसका पूरा पूरा मैनेजमेंट करना। चूंकि युद्ध के दौरान ये जो पद था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। और जब भी रजिया, ऐसा माना जाता है कि जब भी वो घोड़े वगैरह पे चढ़ती थी तो घोड़े पर बैठाते समय ये हाथों का सहारा देता था। तो समझ पा रहे हैं ना कि एक तुर्क महिला का एक गैर तुर्क से यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। और इसी चीज़ को लेके बहुत ही हो हल्ला आज तक मचता है। इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है कि इसका याकूत के साथ प्रेम संबंध था, जो कि तुर्की लोगों को बर्दाश्त नहीं था। अमीर आखुर, ध्यान रखिएगा, पहले ऐसा माना गया है कि सिर्फ और सिर्फ पहले तुर्की लोगों को दिया जाता था, लेकिन जब ये गैर तुर्क था तो इतना बड़ा पद देने की जरूरत क्या थी। इतना बड़ा पद दे दिया तो भाई अब छू रहा है, टच कर रहा है, समझ रहे। मुस्लिम धर्म में ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है, एक नैरो माइंड को यहाँ पे इंडिकेट करता है। अब यहीं से यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया। अब ये तो समझ पा रहे हैं ना, तो छोटा मोटा बहाना है, असली कारण तो भाई महिला ही है ना, बाकी क्या करे डजेंट मैटर, कारण तो वही है। अब इनको क्या चाहिए, तो कहीं ना कहीं बहाना चाहिए, खुआ चाहिए, समझ रहे हैं ना। वो सब चीज़ यहाँ पे मिल गया, विद्रोह होने लगा। अब इसको लगा कि भाई ये सब बहुत हीरो बन रहा है, जो तुर्क जो सामंत सब, इनकी शक्ति को कम करने का प्रयास किया। भाई इनकी शक्ति को कम करने के लिए हमको एक बैलेंस पावर अपनाना होगा। और जो भी गैर तुर्क थे, देख पा रहे हैं ना, गैर तुर्क सरदारों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। और इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि एक अबिसिनियन याकूत को यहाँ पे पद भी इसने दिया। तो कारण तो ये था यहाँ पे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं उस समय फिर से दमन का प्रक्रिया शुरू हो गया। उस समय एक विद्रोही सरदार था, ध्यान रखिएगा, बिहार में, जो बीपीएससी वगैरह पूछ सकता है, तुगरिल तुगान खां था। इसने आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई कौन सुल्तान से पंगा लेगा। और अब पूरा का पूरा जो एरिया है देख पा रहे हैं, लगभग इसका कंप्लीट हो गया। इधर नदिया से लेके देखेंगे तो इधर उच्च, ध्यान रखिएगा, इधर पाकिस्तान के में क्षेत्र है। ये पूरे के पूरे एरिया में रजिया सुल्तान का आधिपत्य स्थापित हो गया। ये वाला इलाका बचा हुआ था, राजस्थान वाला इलाका। यहीं पे मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोर को भेजेगी रणथंभौर के विरुद्ध अभियान करने के लिए, लेकिन इसको सफलता नहीं मिलेगी। रणथंभौर को तो देखिए इल्तुतमिश ने जीता हुआ था, लेकिन जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु हुई ना, यही होता था कि जैसे इसके अपने लोग इसके अंडर कंट्रोल में रहने के लिए तैयार नहीं होते थे, वैसे ही यहाँ पे हिंदू राजपूत भी थे। जैसे देखते थे कि शासक कमजोर हुआ, अपने क्षेत्र को ये लोग, ठीक है, स्वतंत्र कर लेते थे, कर वगैरह सब देना है सब बंद कर लेता था सब। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, रजिया के प्रति विद्रोह। अब जो तुर्क लोग हैं, जो बिल्कुल ही रूढ़िवादी, अपनी भावना से ग्रस्त है, अपनी स्वार्थ पूर्ति से ग्रस्त है, वो सब तो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। देखिए क्या हो रहा है, तुर्क सामंतों की शक्ति तोड़ने के लिए अब गैर तुर्क सरदारों को इसने प्रोत्साहन की नीति अपनाई, इनको प्रमोशन दिया जाने लगा। बड़ा समस्या होगा तुर्क लोगों को। अब जो तुर्की सामंत अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे कि देखो भाई, असंतोष पूरी तरीके से होने लगा, जैसे वर्तमान में होता है ना। वर्तमान में देखिए, जैसे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है रिजर्वेशन, कि रिजर्वेशन में अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति अगर किसी भी पद पे जा रहा है और यहाँ पे अगर किसी को रिजर्वेशन मिला है, तो हो सकता है कि ये जनरल कैटेगरी का व्यक्ति उस पद में पहुँचने में इसको 40 साल लग गए, 50 साल लग गए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से जा रहा है तो उतना बड़ा पद है बहुत कम ही समय में पा सकता है। तो अब इसको लगेगा क्या, भाई इतना हम घिस के आए, इतना दिनों तक यहाँ पे हमने काम किया, लेकिन ये तो आते ही भाई हमारा सीनियर बन गया, पद इसको बड़ा हो गया। मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, नागराज वगैरह मामले में, ठीक है। खैर ये हमारा मामला यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो तुर्क सामंत यहाँ पे अपने आप को, ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ मानते थे, जिसके वजह से गैर तुर्कों के प्रोत्साहन प्रोन्नति को देख के इन पे असंतोष का लहर दौड़ पड़ा। देखिए अब ये समझने लगे कि भाई अब गैर तुर्कों को भाई अपने अंडर कंट्रोल में करना है, जो कि बिल्कुल इसके अंडर कंट्रोल में थे। लेकिन एक समस्या क्या थी कि गैर तुर्कों बिल्कुल एक नव गठन, मैंने समझ रहे हैं ना, नया नया लोगों को उतना बड़ा बड़ा पद दे देंगे। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, ये सबको बहुत अधिक उतना, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, ये सब घाघ था। देख पा रहे हैं ना, तुर्की सामंत जो था पहले से स्टेबलाइज था, चालीसा दल वगैरह, ये सब पूरा घाघ था, ये सबसे बिल्कुल कमजोर था। ये सब रणनीति बनाने वगैरह में, ठीक है ना, सब साम धन बेंट सब लगाता था, लेकिन ये सब उतना टैलेंट नहीं था सब। इसीलिए यहाँ बोला जाता है
कि रजिया को ये लोग मनचाहा माने आवश्यकता अनुसार समर्थन देने की स्थिति में नहीं था। ये सब की कूटनीतिक चाल को बेचारा ये सब गैर तुर्क लोग समझ ही नहीं पाता था। अब इसी कमजोरी का लाभ उठाने का जो तुर्क लोग ध्यान रखेगा, जो उस रूढ़िवादी समाज में तुर्क लोग जो मौजूद है, ये लोग चाहेगा कि भाई इन गैर तुर्कों का हम लोग लाभ उठा सकते हैं। अगर इनका भाई कमर तोड़ दिया तो भाई रजिया तो फिर बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। इसीलिए ये लोग इसका लाभ उठाने का निश्चित किया। और इसी समय देखेंगे तो उसके अपने ही लोग हैं, यही है एतगीन जो बदायूं का गवर्नर था, अल्तुनिया भटिंडा का जहाँ पे गवर्नर बनाया गया था, इसको रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र किया है सब, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल ये आसपास का एरिया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं षड्यंत्र बनाया। और इसमें एक और इसका साथ देने आ गया लाहौर का सूबेदार कबीर खां एयाज भी आ गया। ये सब तीनों शामिल हो गया। लेकिन इनके पास चैलेंज क्या थी कि देखो दिल्ली में तो हम इसको हरा नहीं सकते हैं, लेकिन अब यहीं ये सब अपना कूटनीतिक चाल चलेगा कि भाई देखो हरा तो नहीं सकते हैं, लेकिन दिल्ली में अभी भी वहाँ का तुर्क लोग जो है रजिया से बहुत नाराज चल रहा है। और खासकर जो यहाँ पे अमीर सब था, उलेमा सब था, ये सबको धीरे धीरे ये तीनों लगा सब मिलाने का। इसमें बड़ा हीरो बनता है एतगीन, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस नाम है एतगीन। एतगीन इनको मिलाएगा, समझ रहे हैं ना। बोलेगा दुखी हो, बोलेगा हाँ सब दुखी तो है। देखो भाई रजिया सुल्तान एक महिला शासक बन गई, बोलेगा उसका उपाय है, उसको निपटाते हैं हम, निपटाने का सब प्रयास करने लगेगा। अब यही है दिल्ली के अमीर भी इसमें उसका साथ देंगे, इस चीज़ को समझना जरूरी है। लेकिन वही है ना कि किसी के घर में घुस के मारना एक शासक को इतना आसान नहीं था। रजिया को ठीक है दिल्ली में, ठीक है फिर उसके महल में मारना आसान नहीं था। ठीक है बहुत अधिक सब षड्यंत्र किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। फाइनली सबको लगा कि देखो भाई वहाँ तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर रजिया को निकालना है ना, मैंने शिकार को अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए खुद ही ध्यान रखिएगा शिकार बनना पड़ेगा। और वहीं वो सब किया। देखिए बकरा डोर दिया सब। 1240 में लाहौर में कबीर खां को बोला कि देखो तुम विद्रोह करो, जैसे विद्रोह करोगे ना दौड़ के आएगी अपने क्षेत्रों को मेंटेन करने के लिए। शुरू हो गया। जैसे ही विद्रोह किया रजिया ने, ठीक है अब वही था। अब यहाँ पे गैर तुर्क लोग देखिए अगर होशियार होता तो समझ जाता कि देखो भाई तुमको चाल है, एक रणनीति है कि तुमको बाहर निकाला जा रहा है मारने के लिए। लेकिन अब समस्या यही था, गैर तुर्क लोगों के पास उतनी कूटनीतिक कुशलता नहीं थी। विद्रोह दबाने के लिए गई रजिया कबीर खां को पराजित किया। जैसे ही देखा ठीक है कि हम पराजित हो रहे, भागने सब लगता था। मुस्लिम सब में ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा हिस्ट्री में, जैसे आपको लगेगा कि पराजित हो रहा है सब भागने लगेगा। हिंदू शासक भी है, ठीक है इसमें चिनाब नदी तक उसका पीछा किया, गई एकदम। और चिनाब नदी के उधर देखेंगे लगभग सिंध नदी के उस पार तो मंगोलों का अधिकार था। भाग के जाएगा कहाँ कबीर खां, बेचारा एक तरफ आग एक तरफ पानी के बीच ये भी फंस गया बिल्कुल, ठीक है मंकबरनी की तरह। मंगोलों का यहाँ पे अधिकार था, बेचारा आत्मसमर्पण इसको करना पड़ा, तो इसका तो काम यहाँ पे निपटा गया। अब जैसे सब देखा बाकी जो अल्तुनिया और एजाज था कि भाई यहाँ पे मामला नहीं बना, ये सब अपने यहाँ 10 से दिन बाद देखिए इतगीन और अल्तुनिया ने भी अपने अपने क्षेत्रों में बदायूं और ध्यान रखिएगा बदायूं और ठीक है भटिंडा में सब यहाँ पे हो हंगामा यहाँ पे मचाना शुरू कर दिया। अब जैसे विद्रोह हुआ फिर से यहाँ पे दबाने के लिए आ गए। ये बहुत बड़ा यहाँ पे समस्या का कारण बना, इसका पतन का कारण बनना। विद्रोह दबाने के लिए आई। माना जाता है कि उस समय गर्मी का एकदम दिन था, लू था पूरा पूरा, फिर भी ये नहीं मानी कि हम दबाएंगे इनको। राजधानी के कुछ अमीर ध्यान रखिएगा गुप्त रूप से जो अल्तुनिया को समर्थन दे रहे थे, इसी समय उसका एक विश्वास पात्री व्यक्ति ध्यान रखिएगा याकूत की हत्या कर दी गई। ये वही याकूत है जो ठीक है हाथों में हाथ दे के उसको घोड़ा पे चढ़ाता था। बहुत ही मतलब समझ रहे हैं ना, ये भी एक बहुत मतलब खतरनाक गुलाम टाइप का था, किसी हद तक जा रहा था। रजिया का बहुत बड़ा विश्वास पात्र आदमी था, इसीलिए अमीरों ने इसी को टारगेट बनाया, समझ रहे हैं, और इसकी हत्या कर दी गई। अब बेचारी अकेली पड़ गई। रजिया गई और अल्तुनिया से उस भटिंडा के क्षेत्रों में पराजित हो गई। अब इस अल्तुनिया को मौका मिल गया कि चलो अब यहीं पे इसका काम तमाम करते हैं। भटिंडा के किले में इसको कैद कर लिया। ध्यान रखिएगा भटिंडा के किले में इसको कैद कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अगला खेल क्या होता है, थोड़ा ठीक है क्लाइमैक्स है, मेरे साथ बने रहिए। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट शासक आ जाएगा। देखिए रजिया सुल्तान के बाद आ जाएगा बहराम शाह। देखिए यहाँ पे बहराम शाह जैसे ही ध्यान दीजिए 1240 से 42 तक है, कम समय है, लेकिन ये भी बहुत खतरनाक शासक रहे, ध्यान रखिएगा। ठीक है मैंने ये कुछ उसी टाइप का है, फ्लावर नहीं बिल्कुल फायर टाइप का है। मैंने भूल से भी किसी को ठीक है अगर शुरुआती तौर पे कहा जाता है ना कि
गलती से भी भूल के भी भूल नहीं करना चाहिए। कुछ यही भूल कर दिया अमीरों ने कि भाई इस बहराम शाह को गद्दी पे बैठा दिया। देखते हैं क्या, कौन सा तुर्रम खान है ये बहराम शाह। तुर्क अमीर लोगों ने लगा कि देखो देखो भाई अब तो रजिया सुल्तान उधर निकल गई, पूरा पूरा साठ गांठ था। अब इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र, ध्यान रखिएगा, बहराम शाह को गद्दी पे बिठा दिया। सब अपने भी चाहता ना अमीर सब बन जाता, लेकिन अमीर सब अपने में बनता तो कोई अमीर नहीं बनता। फिर तो सारे अमीर लोग लगते दावा ठोकने के भाई हम बनेंगे हम बनेंगे। तो इसीलिए अमीरों का ये था कि देखो हम लोगों के बीच से कोई शासक नहीं रहेगा बल्कि उसी वंश का रहेगा, लेकिन उसमें हमारा प्रभाव अधिक होना चाहिए। इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर यहाँ पर बिठाया गया और इसकी शक्ति को कम करने के लिए, शासक की शक्ति को कम करने के लिए, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नायब ममलिकात का पद, यहाँ पे नया पद इसको लाया गया। और ये नया पद इतना खतरनाक था कि नंबर 1 था सुल्तान का पद, उसके बाद जो दूसरा जो पद हो गया ये नायब का पद हो गया, ध्यान रखिएगा, और वजीर का पद चला गया तीसरे नंबर पे। इसीलिए नायब का पद ये बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नवीन पद यहाँ पे बनाया गया और इसमें बोला गया कि संपूर्ण अधिकारों का ये जो नायब होगा, स्वामी होगा, जैसे शासक होता है। और इसमें विद्रोहियों के नेता एतगीन को बनाया गया। वही एतगीन था, ध्यान रखिएगा, जो कभी रजिया का विश्वास पात्र हुआ करता था। अब इससे अल्तुनिया असंतुष्ट हो गया, क्योंकि अल्तुनिया ने देखिए किस प्रकार से इसको लगा कि भाई देखो असली शासका को, रजिया को भाई भटिंडा के जेल में हम बंद किए, इतना बड़ा पद हमको मिलना चाहिए, इसको जो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, बेचारा असंतुष्ट हो गया है। इसी असंतुष्टि का लाभ रजिया सुल्तान उठाएगी, बोली कि देखो भाई दुखी है, देखिए जेल में है, यही है उसकी कूटनीतिक कुशलता, और बोल दी कि ब्याह कर लो हमसे, ठीक है ब्याह कर लो। अब रजिया अपने सोच रही है कि भाई ब्याह हो जाएगा तो अल्तुनिया के माध्यम से, हम ठहरी एक महिला जात, ठीक है, मेरे पास उतनी फिजिकली ताकत नहीं है, कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए इसने सिंहासन प्राप्त करने के लिए, ध्यान रखिएगा, इस अपने विद्रोही व्यक्ति से ही अल्तुनिया से शादी कर लिया। अल्तुनिया को भी लग रहा है कि भाई ठीक है, अगर इससे हम शादी कर लेते हैं, अगर ये शासक वोषक बन जाती है तो हमारा सम्मान और पद में वृद्धि हो जाएगा। दोनों का यहाँ पे स्वार्थपूर्ति कुछ इस टाइप से चल रहा है। अब यहाँ पे जो बहराम शाह था, जिसको तुर्कों ने बड़ा, ठीक है, बिल्कुल ही फ्लावर समझा था, देख पा रहे हैं, इसको लगा कि भाई हमको शक्ति का केंद्रीकृत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय एतगीन, ध्यान रखिएगा, एतगीन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दावा ठोक सकता था और बाकायदा बिल्कुल इसके फैमिली में घुस गया। बहराम शाह की एक बहन थी, इल्तुतमिश की पुत्री तलाकशुदा थी, उससे विवाह कर लिया। विवाह होने के बाद बिल्कुल घर जमाई बन गया, वहीं पे अपने राजमहल के बाहर बिल्कुल इल्तुतमिश का टाइप का, समझ रहे ना, हाथी और शेर वगैरह बना कर रहने लगा, जो बिल्कुल उस समय एक शासक का ही विशेष अधिकार में आता था। बहराम शाह को लगा कि भैया बहुत ज़रूरी है इसको निपटाना, ठीक है, उसका राजमहल में ही एतगीन का हत्या करवा दिया, ध्यान रखिएगा, एतगीन का हत्या करवा दिया। बिल्कुल ही वहाँ का जो तुर्क जो अमीर सब था देखते रह गया कि अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है बहराम शाह। अब अल्तुनिया ने इधर इस बहराम शाह को निपटाने के लिए खोखर था, राजपुर था, जाटों को इसमें सम्मिलित किया, और इसमें कुछ अमीर लोग भी इसका साथ दे रहे हैं। बहराम शाह पे आक्रमण कर दिया, ध्यान रखिएगा। अब यही है रजिया सुल्तान की मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि अल्तुनिया रजिया के साथ सेना लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेगा और बहराम शाह के हाथों इतनी बड़ी सेना को बहराम शाह उसको पराजित कर देगा। बेचारा भटिंडा लौटेगा, रास्ते में इसके सैनिक वगैरह सब इसके साथ छोड़ दिए होते हैं, और माना जाता है एक पेड़ के नीचे सब आराम कर रहा था सब, ठीक है। तभी उसी समय डाकू वगैरह सब काफ़ी होता था, सब ध्यान रखिएगा, लूटपाट मचाता था कैथल में, माने वर्तमान में हरियाणा में, ठीक है, उसी के निकट ये सब सो रहा था और उसकी सेना ने साथ छोड़ दिया, और उसी समय डाकुओं का, ध्यान रखिएगा, आक्रमण हो गया और 13 अक्टूबर 1240 को इन दोनों की यहाँ पे हत्या कर दी गई। देखिए रजिया सुल्तान एक योग्य महिला होते हुए भी किस कदर उसकी यहाँ पे, ठीक है, डाकुओं के द्वारा हत्या कर दिया गया, एक झटके में निपट गई। खैर अब डकैतों को लेकर बोला जाता है कि इसमें कहीं न कहीं मुस्लिमों का हाथ था, खैर उस पचड़े में हमें नहीं पड़ना था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पतन का प्रमुख कारण तुर्को अमीर अथवा चहलगामी की महत्वाकांक्षा है। सबसे बड़ा पतन का रजिया का यहाँ पे कारण बनता है, और इसी संदर्भ में एल्फिस्टन भी यहाँ पे बोलता है कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। प्रीलिम से पूछा जाता है किसने बोला। दूसरा है यहाँ पे मिनहाजुल सिराज, ये भी बोलता है कि उसमें सभी बादशाही गुण यहाँ पे विद्यमान थे सिवाय नारी के, यही नारी उसकी मृत्यु का कारण बना। लेकिन कुछ और बात है रजिया सुल्तान के बारे में। देखिए 1238 में, ध्यान रखिएगा, 1238 में अपने शासन सत्ता के लगभग 2 साल बाद
ख्वारिज़म का जो शाह का जो सूबेदार था, ध्यान रखिएगा, वही जो मलबर्नी हुआ करता था, उसी का आगे उत्तराधिकारी के रूप में यह आएगा मलिक हसन कालुर्क। इसको भी मंगोलों ने उसको खदेड़ा हुआ था, अभी एग्जाम में पूछा जाता है इसको। खदेड़ा था तो भाग के अभी दिल्ली सल्तनत में आया था, रजिया के पास आया था। तो रजिया ने उस समय अपने पिता की तरह, ठीक है, इसको सैनिक सहायता देने का तो मना कर दिया, लेकिन वहीं एक सिंपैथी, सहानुभूति की भावना को दिखाते हुए बोला कि रहो भाई हमारे क्षेत्र में, और बुलंद शहर के, ठीक है, इसका आय मैंने जो भी वहाँ का टैक्स वगैरह रेवेन्यू था उसको देने का वादा किया कि यहीं रहो भाई, खाओ पियो, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग वापस, ठीक है, बहराम शाह पे। अब देखिए वहाँ पे अब नायब का चूंकि पद तो सृजित कर दिया गया था, अब एक नायक पद में यहाँ पे आएगा बदरुद्दीन शंकर रूमी आएगा, ध्यान रखिएगा। ये आएगा तो इसको भी लगेगा कि भाई अगर हम इस बहराम शाह को निपटा देते हैं तो शासक हम बन जाएंगे, और इसमें अमीरों का साथ मिल रहा था, तुर्क के जहलगामी का साथ मिल रहा था, हत्या का षड्यंत्र करने लगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी दौरान इस बहराम शाह को पता चल गया, तुरंत इसको यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, मरवा दिया, स्वयं ये भी मारा गया। तुर्की अमीर और भयभीत हो गए कि देखो भाई ये तो बिल्कुल ही एकदम फायर की तरफ बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे एक जो वजीर होगा यही है मुजबुद्दीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चूंकि सुल्तान, नायब और हो गया वजीर। वजीर होगा इस समय मुजबुद्दीन। अब ये चाल चलेगा कि भाई हमको किसी ही हाल में उस बहराम शाह को यहाँ पे हटाना है। और इसी दौरान देखेंगे तो 1241 में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब मंगोलों पे भारत पर आक्रमण किया तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, सुल्तान वजीर मुजबुद्दीन को बोलेगा बहराम शाह, भाई जाओ, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, अमीरों को ले लो और जाओ और मंगोलों का डटकर आक्रमण करो। अब इसको मौका मिल गया मुजबुद्दीन को। बिल्कुल देखिए मुजबुद्दीन क्या कर रहा है, तो तुर्क अमीरों को सुल्तानों के विरुद्ध भड़काने का आरोप भी लगाता है और बोलता है कि देखो सुल्तान ने हमको हुक्म दिया है कि जो भी हमारा स्वामी भक्त नहीं है उसको मार देना। जैसे तुर्क लोग सुनता है बिल्कुल बहराम शाह के खिलाफ, समझ रहे हैं ना, आग बबूला हो जाता है। भीड़ है ना वहाँ पे, उनकी संख्या अधिक है, आएगा सब तुरंत राजमहल में अटैक कर देगा, दिल्ली की ओर कूच करेगा, ठीक है, और बहराम शाह को बंदी में बना लेगा। और देख पा रहे 1242 में उस बहराम शाह की हत्या कर दी जाएगी। अब यहीं पे जो तुर्क सरदार होगा, ध्यान रखिएगा, जो अमीर जिसको बोल सकते हैं किसलू खां, माना जाता है कि यहीं सबसे पहले दिल्ली आया और आके उस महल पे अधिकार कर लिया। अब बोला कि भाई शासक हम बन जाएंगे। सोचिए बाकी अमीर लोग इसको शासक बनने देगा? नहीं देगा। अपने आप को सुल्तान घोषित करने का प्रयास किया, लेकिन तुर्की सरदार इसके लिए तैयार नहीं हुए। फाइनली अब एक पपेट, ठीक है, नवाब बनाया जाएगा। फिरोज शाह का जो पुत्र होगा अलाउद्दीन मसूद शाह को यहाँ पे सुल्तान बनाया जाएगा। तो देख पा रहे हैं अब इस बहराम शाह के बाद अब कौन आ गया? अलाउद्दीन मसूद शाह। बिल्कुल हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अलाउद्दीन मसूद शाह आया, टाइम पीरियड 1242 से 46 है, बिल्कुल एक पपेट है, समझ रहे हैं ना, पालतू टाइप का है बेचारा, बहुत योग्य नहीं है। देख पा रहे हैं यहाँ पे फिरोज शाह का पुत्र होता था, बोलते हैं ना जैसा बाप वैसा बेटा। तो फिरोज शाह भी बड़ा ही अयोग्य था, बिलासी किस्म टाइप का था, वैसे ही ठीक है उसका पुत्र भी निकल गया मसूद शाह, दुर्बल और अयोग्य था। और समस्त शक्ति से क्या हो गई, तो तुर्क के चहलगामी मतलब चालीसा दल के पास चली गई, अमीरों के पास चली गई, समझ रहे हैं। और इस समय वजीर जो बना हुआ था मुजबुद्दीन यहाँ पे बना हुआ था। अब इसी समय देखेंगे तो इसका फायदा बलबन ने उठाया और यहीं से बलबन तेजी से आगे बढ़ेगा। अमीर हाजिब का पद इस मसूद शाह ने इस बलबन को दिया हुआ था। अजीम हाजिब एक ऐसा पद होता था कि शासक, ठीक है, क्या कर रहा था, कौन उसके पास मिलने जा रहा है, ठीक है, उसका पूरा वो जांच पड़ताल करता था। मैंने शासक के छत्र छाया में बिल्कुल 24 घंटा शासक के अगल बगल रहता था, दरबारी शिष्टाचार सब देखता था। बलबन को लगा, समझ में आ गया, यही एक होशियार व्यक्ति है ना, तुरंत भाप जाता है कि भाई किस पे कितना दम है। उसको लग गया कि भाई बढ़िया शासक नहीं है, इसको तो हम हटा सकते हैं, और मसूद शाह को कैद करवा दिया। ध्यान रखिएगा, मसूद शाह को कैद करवा दिया। बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था, और इसका जो चाचा था वही एक इल्तुतमिश का जो पुत्र था, उसको ऑफर दे दिया कि भाई आओ शासक बन जाओ। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अब अगला शासक आएगा, यही नसरुद्दीन महमूद आएगा, जो लंबे समय तक दिल्ली पे शासन करेगा। लेकिन वास्तविक शक्ति जो देखेंगे तो इसी के समय से बलबन के हाथों में चली जाएगी। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 66 तक लगभग 20 सालों का दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। सम्मी वंश का माना जाता है कि 5वां शासक था और अंतिम शासक भी था, इल्तुतमिश के, ठीक है, पुत्र था।
अत्यंत सादा जीवन जीने वाला था। कुरान वगैरह लोग बोलता है कि उस समय कुरान का पाठ करता था, राजनीतिक गतिविधियों पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन गया बलबन उसको ज़बरदस्ती भाई उठा के मैंने ले आया और दिल्ली की ठीक है राजगद्दी पे यहाँ पे बैठा दिया। इस्लाम के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, कुरान की नकल करता था, बेचता भी था, समझ रहे, टोपी सीकर जीवन यापन करता था। बोलता है कुरान बेचने वाला ठीक है शासक कौन था, तो यही था नसरुद्दीन मोहम्मद। टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला कौन था, यही था नसरुद्दीन मोहम्मद। अब इसको रटते रहिए, लेकिन थोड़ा समझ जाएंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है। अब आया तो तुर के चहलगामी से ऑलरेडी डरा हुआ था। इसको समझ में आ गया कि देखो जितना भी हमारे वंश थे ना, सारे ही लोगों के इस तुर्क चहलगामियों ने यहाँ पे पूरे तरीके से मरवा दिया। इसको इतना ये डरा हुआ था, ठीक है, किसी तरह ये दिल्ली सुल्तान का समझिए एक बिल्कुल ही पॉपेट गवर्नमेंट में मैंने उसी टाइप का यहाँ पे बिहेव कर रहा था। इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है कि इतना डरा हुआ था कि वह तुर्क के चहलगामी के बिना ठीक है हाथ पैर नहीं हिलाता था, उनके बिना वह ठीक है न पानी पीता था न सोता था। इतना इस कदर तुर्क के चहलगामी का डर फैला हुआ था। अब इसी तुर के चहलगामी में से एक व्यक्ति निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा, बलबन आएगा और सुल्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करेगा। देखिएगा कि भाई ऐसे नहीं हो रहा है। 1249 में बलबन ने अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए, देखिए वैवाहिक संबंध बड़ा काम रहता है। आप लोग मगध साम्राज्य से ही पढ़ रहे हैं बिंबिसार की वैवाहिक नीति, इसने भी वहीं अपनाया। बलबन ने अपनी पुत्री का ठीक है या तो विवाह कर लीजिए, ठीक है मैंने समझ रहे ना, या तो बेटी का विवाह कर दीजिए, बहन का विवाह कर लीजिए, नहीं तो खुद अपने घर लीजिए, यही 3 केस में होता है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इस नसरुद्दीन से कर दिया। अब तो बेचारा खुश हो गया, चलो भाई हमारा शादी ब्याह हो गया। देखिए क्या हो रहा है, खुश होकर उसने नायब मामिलात का पद दे दिया। किसको? नायब, यही है नायब मामिलात, ध्यान रखिएगा, वही जो नायब जो बनाया गया था कभी, ठीक है एतगीन को बनाया हुआ था ना, नायब नहीं है, नायब ममलिकात का इतना बड़ा पद जो सुल्तान के बाद वही पद होता था। कुल मिला के कानूनी रूप से पूरा का पूरा जो शासन कंट्रोल था सुल्तान के समकक्ष यही जो नायब होता था। देखिए अब क्या बन गया, बलबन नायब बन गया, तुर्क के चहलगामी से निकल के नायब बन गया। अब देखिए क्या हो रहा है, उलुग खां की इसको भी उपाधि दी गई 1249 में, इसी नसरुद्दीन महमूद के द्वारा। उलुग खां, ध्यान रखिएगा, एक उपाधि है जो होता है ना, जैसे कोई उपाधि, जैसे महाराज धीराज, ठीक है, सम्राट, बादशाह, वैसे ही उलुग खां की भाई इसको उपाधि मिली। वास्तविक शक्ति अब बलबन के हाथ में आ गया। भारतीय मुसलमानों का एक दल इस चीज़ को समझ रहा था कि भाई ये बाहर के लोग हैं, हमने बंदर बाहर होने लगा कि बाहर का मुस्लिम है। अब धीरे धीरे इतने दिनों तक कुछ मुस्लिम लोग रह गया, भारत में रच बस गया, तब ये लोग यहाँ से ठीक है जुड़ रहा है। तो ये सब बलबन विरोधी था कि फिर से बाहरी शक्ति ठीक है आके भारत पे अपना अधिकार जमाने लगे कि भाई हम लोग धैर्य धैर्य रह जाएंगे। इसका प्रमुख था, एग्जाम में पूछा जाता, चूंकि ठीक है भारत लिखा रहता है यहाँ पे, इमाजुद्दीन थे, ध्यान रखिएगा, इमादुद्दीन यहाँ पे रेहान करके इसका नाम है, बहुत फेमस नाम है, ठीक है। ये सब विरोध करेगा, लेकिन तब तक बलबन समझ रहे हैं ना, नायब बन गया है, नायब बिल्कुल एक शासक बन गया है। और फाइनली 1266 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। बेचारा कोई पुत्र था ही नहीं, और बलबन ने देखिए अपने ठीक है बेटी का ही साम्राज्य हड़प लिया, अर्थात पूरी तरीके से अपना ठीक है शासन सत्ता को संभालते हुए पूरा पूरा दिल्ली सल्तनत में अपना अधिकार कर लेगा। जैसे आपको याद होगा कि शासक आप एंशिएंट में पढ़े होंगे, चंद्रगुप्त ठीक है द्वितीय जो था, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी, नाम तो मुझे शायद यशोदा, फिर जो भी नाम है यहाँ पे आप नहीं, प्रभावती गुप्त था। देखिए प्रभावती गुप्त का जब पति मर गया तो क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, जो क्षेत्र था गुजरात की तरफ का, भाई उस क्षेत्र पे ठीक है अपना प्रभाव जमाने लगा, वहाँ शासन प्रशासन में अपनी बेटी का सहयोग देने लगा। ठीक वैसे ही कौन आ गया, बलबन आ गया। देखिए बलबन आ गया और यहाँ पे अपनी बेटी का सपोर्ट करते हुए करने के नाते पूरे उस दिल्ली सल्तनत का ठीक है कंट्रोल कर लेगा। तब इसीलिए कल हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, कल से हम लोग देखेंगे बलबन के द्वारा बलबनी वंश की स्थापना किया गया। उम्मीद है अपना आप लोग फीडबैक देते रहे, ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन ठीक है मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। सारी चीज़ों को मैं लिंक करके चल रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं रहे, रटने की प्रक्रिया से बचे। एक कहानी के फॉर्म में चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएगी, समझिए कि आप कभी भूल नहीं पाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट करते रहें आप लोग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।